आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज बुलेटिन में आइए सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। आरटीसी की एक और मुलाजिम की खुदकुशी, हड़ताल 40वें दिन में दाखिल, खत्म होने के कोई आसार नहीं। सिंगापुर कंसोर्शियम ने अमरावती प्रोजेक्ट को किया मंसूख, हिंदुस्तान में सरमायाकारी के मंसूबे गैर मुतासिर रहने का दावा। बिहार में मॉब लिंचिंग का सिलसिला जारी, डीजल चोरी के इल्जाम में एक शख्स को पीट कर सरेआम कत्ल कर दिया गया। कर्नाटक के बागी मेंबरान असेंबली को नाअहल ठहराए जाने का फैसला जायज, सुप्रीम कोर्ट का फैसला। और महाराष्ट्र में सदर राज नाफिज होने के बाद गरमाई सियासत, शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी ने नई हुकूमत बनाने की कोशिशें की तेज। तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के एक और मुलाजिम ने खुदकुशी कर ली है, जबकि गैर मुअय्यना मुद्दत की हड़ताल चारशंबे को 40वें दिन में दाखिल हो गई। महकमे आरटीसी के एक ड्राइवर ने महबूबाबाद टाउन में ये इंतहाई इक़दाम किया, जो गुज़िश्ता 2 माह से तनख्वाह के ना मिलने और मुलाजिमत से महरूमी के खौफ से तनाव का शिकार था। ड्राइवर की ए नरेश की हैसियत से शनाख्त की गई है, जिसने अपने मकान में कीड़े मार दवा का इस्तेमाल करते हुए ये इंतहाई इक़दाम किया। उसे फौरी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दिया। ड्राइवर की खुदकुशी की इत्तला आम होते ही महकमे आरटीसी के वर्करों और बड़ी तादाद में हॉस्पिटल पहुंच गई और नाश बस डिपो तक लाई गई। उस वक्त कुछ देर के लिए कशीदगी फैल गई, जब पुलिस ने एहतजाजियों को डिपो में दाखिल होने से रोकने की कोशिश की। 5 अक्टूबर को महकमे आरटीसी के मुलाजमीन और वर्करों की शुरू करदा गैर मुअय्यना मुद्दत की हड़ताल के बाद नरेश वो 5वां मुलाजिम है जिसने खुदकुशी की है। मुख्तलिफ मुतालिबात की यकसुई के लिए तकरीबन 50,000 मुलाजमीन हड़ताल कर रहे हैं। आरटीसी की एक यूनियन ने दावा किया है कि गुज़िश्ता 40 दिन के दौरान ज़ायद अज़ दूसरे 10 मुलाजमीन खल्फ पर हमले के बाद फौत हो चुके हैं। रियासती हुकूमत ने आरटीसी हड़ताल के मसले की यकसुई के लिए सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजेस पर मुश्तमिल कमेटी की तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया और अदालत से कहा कि हड़ताल का मसला लेबर कोर्ट में ज़ेरे दौरा है, इसलिए इस मसले पर रिटायर्ड जजेस की कमेटी की ज़रूरत नहीं है। रियासती हाई कोर्ट में आज मुलाजिमीन की हड़ताल और कॉरपोरेशन की निस्फ बसों को खानगियाने के खिलाफ दाखिल होने वाली दरखास्तों पर समाअत हुई। रियासती हुकूमत ने आज अदालत में एक हलफनामा दाखिल करते हुए हाई कोर्ट की तजवीज़ को कबूल नहीं किया। आरटीसी हड़ताल पर कानून के मुताबिक लेबर कमीशन को हिदायत देने की अदालत से ख्वाहिश की गई। हुकूमत ने अपने हलफनामे में कहा कि 1947 सनतों के तनाज़ात की यकसुई से मुताल्लिक़ कानून ID एक्ट के मुताबिक तमाम मुलाजमीन कंपनी कानून के पाबंद होने चाहिए, लेकिन आरटीसी के मुलाजमीन किसी के अहकाम को खातिर में नहीं ला रहे हैं। इस दौरान दरखास्त गुजार के वकील R भास्कर ने अदालत से ख्वाहिश की कि मुलाजमीन की हड़ताल की यकसुई के लिए कमेटी तश्कील दी जाए। उन्होंने इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के साबिक़ा फैसलों का भी तज़किरा किया। भास्कर ने कहा कि हड़ताल को ख़त्म करने और मुलाजमीन के मसाइल की यकसुई के लिए हुकूमत को हिदायत दी जाए, क्योंकि अब तक 27 मुलाजमीन हड़ताल की वजह से खुदकुशी कर लिए हैं। उन्होंने हाई पावर कमेटी की तश्कील देते हुए मसले की यकसुई की दरख्वास्त की, जिस पर एडवोकेट जनरल ने अदालत को बताया कि आरटीसी हड़ताल पर हाई पावर कमेटी तश्कील देने हुकूमत रजामंद नहीं है, क्योंकि आरटीसी मुलाजमीन की हड़ताल गैर कानूनी है। एक मौके पर अदालत ने मुदाखलत करते हुए एडवोकेट जनरल से दरियाफ्त किया कि आया आरटीसी हड़ताल को किस तरह गैर कानूनी करार दिया जा सकता है, जिस पर एडवोकेट जनरल ने साबिक़ में हुकूमत की जानिब से जारी करदा जियोस का हवाला दिया। उन्होंने 2015 में रियासती हुकूमत की जानिब से एस्मा कानून के निफाज के सिलसिले में जारी करदा जियो नंबर 9 का तज़किरा किया और बताया कि हर 6 माह में एक मरतबा हुकूमत जियो की तौसी करती रहती है। 1998 में मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश हुकूमत ने जियो 180 जारी किया था, जिस पर अदालत ने कहा कि 1998 में जारी जियो का तेलंगाना में इतलाक़ नहीं हो सकता। इसका जवाब देते हुए एडवोकेट जनरल ने कहा कि आंध्र प्रदेश की तंजीम जदीद कानून के सेक्शन 68 के मुताबिक पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज एस्मा कानून के दायरे में आते हैं। दोनों फरीकैन के दलाइल के बाद अदालत ने आरटीसी हड़ताल के मुकदमे की समाअत 18 नवंबर तक मुलतवी कर दी है। इसी दौरान आरटीसी बसों को खानगियाने से मुतालिक दूसरे मुकदमे की समाअत जुमेरात के दिन मुनक़िद करने का हाईकोर्ट ने ऐलान किया। आरटीसी मुलाजिमीन के जॉइंट एक्शन कमेटी के कन्वीनर अश्वत्थामा रेड्डी ने महबूबाबाद बस डिपो से ताल्लुक़ रखने वाले ड्राइवर नरेश की खुदकुशी के वाक़े पर अपनी गहरी तशवीश का इजहार किया। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि हुकूमत ही आरटीसी मुलाजिमीन को खुदकुशी करने के लिए मजबूर कर रही है। उन्होंने महबूबाबाद में मुतवफ़्फ़ी ड्राइवर नरेश की नाश का आखिरी दीदार करते हुए उन्हें खिराज पेश किया।
बादशाह मीडिया से बात करते हुए अश्वत्थामा रेड्डी ने हड़ताली मुलाजमीन से अपील की कि वो हिम्मत न हारें और बुज़दिलाना हरकत ना करें, खास तौर पर खुदकशी जैसे इंतहाई इकदाम ना उठाएं, क्योंकि आखिर में इस लड़ाई में कामयाबी आरटीसी मुलाजमीन की होने वाली है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि 18 नवंबर को हाई कोर्ट में मुकर्रर समाअत के बाद जॉइंट एक्शन कमेटी अपने मुस्तकबिल के लाहे अमल का ऐलान करेगी। टीपीसीसी माइनॉरिटीज डिपार्टमेंट के सदरनशीन शेख अब्दुल्ला सोहेल ने मुतालबा किया है कि तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटीज फाइनेंस कॉरपोरेशन ड्राइवर एम्पावरमेंट प्रोग्राम स्कीम के तहत कबूल की जाने वाली दरखास्तों की आखिरी तारीख में तौसी करे। शेख अब्दुल्ला सोहेल की क़यादत में कांग्रेस की एक वफद ने कॉरपोरेशन के चेयरमैन सैयद अकबर हुसैन से उनके दफ्तर में मुलाकात की। इस वफद में टीपीसीसी तर्जुमान सैयद निज़ामुद्दीन, हैदराबाद कांग्रेस माइनॉरिटीज़ डिपार्टमेंट चेयरमैन समीर वलीउल्लाह और दीगर कायदीन मौजूद थे। उन्होंने अकबर हुसैन को बताया कि ड्राइवर एम्पावरमेंट प्रोग्राम के तहत दरखास्त गुजारों को इनकम सर्टिफिकेट और दीगर दस्तावेजात जमा करने थे, लेकिन पिछले हफ्ते रेवेन्यू डिपार्टमेंट के मुलाजमीन की हड़ताल और सरकारी छुट्टियों की वजह से सैकड़ों नौजवान दरकार दस्तावेजात इकट्ठा नहीं कर पाए और दरखास्तें देने की आखिरी तारीख 15 नवंबर है। लिहाजा कांग्रेस कायदी ने दरखास्त की कि इस तारीख में तौसी की जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बेरोजगार नौजवानों को सहूलत हो सके। कांग्रेस रुकन असेंबली जयप्रकाश रेड्डी ने कहा है कि तेलंगाना की तश्कील के बाद ही खुदकशी के वाक़यात रौनुमा हो रहे हैं। आरटीसी के मुलाजमीन अपने जायज़ मुतालबात की यकसुई के लिए कीमती जान दे रहे हैं। गांधी भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जग्गा रेड्डी ने कहा कि 40 दिन से आरटीसी के मुलाजमीन हड़ताल पर हैं, लेकिन एनजीओज और टीएनजीओज जैसी दीगर सरकारी मुलाजमीन की तंजीमें खामोश तमाशाई बनी हुई हैं। जब वो तेलंगाना स्टेट बनाने के लिए आरटीसी जो जितने भी एम्प्लॉयज है वो एम्प्लॉयज के साथ तेलंगाना स्टेट बनाने में जब आरटीसी का मेन रोल था, वो तेलंगाना स्टेट बनाने में सिर्फ 25 दिन स्ट्राइक में थे। 25 दिन स्ट्राइक में होने के बाद तेलंगाना स्टेट में जब वो तेलंगाना आ गया वही टाइम पे केसीआर साहब क्या बोले, 100 बार बात बोले इलेक्शन स्टेट के पहले क्या उनका बात यह था, तेलंगाना आने के बाद, तेलंगाना हासिल होने के बाद तेलंगाना में इधर का पेट के लिए, खाने के लिए या जॉब्स के लिए, रोजगार के लिए जो भी किसी को परेशान नहीं रहता, ये बंगारू तेलंगाना बनाएंगे बोल के बोले। आरटीसी वालों का भी वो था, आरटीसी वाले हर एक का एम्प्लॉय का वजह ये था कि अगर तेलंगाना होने के बाद अपन का हुकूमत बोले तो तेलंगाना का सीएम बने तो तेलंगाना वालों का जिंदगी सुकून का जिंदगी रहता बोल के सोचे। सोनिया गांधी ये किसी लिए तेलंगाना दी, तेलंगाना सीएम बनेंगे, तेलंगाना पब्लिक अच्छा देख लेंगे बोल के दिए। मगर सीएम साहब अभी केसीआर सीएम स्टेट आ गया, सीएम केसीआर सीएम बन गया। ये तेलंगाना में क्या हो रहा आज का दिन जो 39 डेज आरटीसी वाले। कांग्रेस के रुकने काउंसिल टी जीवन रेड्डी ने कहा है कि खरीफ मौसम में आफात समावी से मुतासिर हुए किसानों की निशानदही की जाए ताकि मरकज से इनपुट सब्सिडी मिल सके। इस मामले में हुकूमत को तवज्जो देने की ज़रूरत है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि फ़ी एकड़ 20,000 रुपये इनपुट सब्सिडी दी जाए। रईतु बंधु स्कीम मौसर अंदाज में अमल आवरी नहीं हो रही है और कर्ज माफ़ी के मामले में अभी तक कोई पेशरफ नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि हुकूमत बैंकर्स को हिदायत दे कि उनके किसानों को कर्ज जारी किया जाए। में बारिश ठीक नहीं रही तो भी अब धीरे धीरे अब ऐसा हो गए है, अब ये अनसीजनल रेन्स के वजह से जो फसल कटाई के वक्त आते अभी भी बारिश गिरने से पूरा धान जो है पूरे जमीन के ऊपर सो गए जैसा, जमीन के ऊपर सो गए जैसा। उसकी कटवाई के वास्ते मशीन चलवाएंगे बोले तो भी मशीन नहीं चले जैसा है। ये अनसीजनल रेन्स जब भी आए ये मरकजी हुकूमत
खासकर इसी रियासत हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है ऐसी नुकसान को भर्ती करने वास्ते सेंट्रल गवर्नमेंट इनपुट सब्सिडी देना, ये इसका एक ग्रांट भी अवेलेबल रहता, मगर यहाँ पे रियासत हुकूमत ये अनसीजनल रेन की वजह से जो फसल कटाई वक्त में जमीन पे पूरे गिर के पूरा फसल धान जो नुकसान हुआ, ये मरकजी हुकूमत को रिपोर्ट भिजाए तो ही उन लोग जो है इसको। कांग्रेस पार्टी के रुकने असेंबली श्रीधर बाबू ने कहा कि वो सिंगरेनी कॉलेज इंतजामिया इजलास में मदु न करने पर वजीर कोपुला ईश्वर और सीएमडी के खिलाफ मराते शक्नी नोटिस स्पीकर को देंगे। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इजलास से दूर रखने के पीछे क्या मकसद है, इसकी वजाहत होनी चाहिए। कल हैदराबाद शहर के 7 स्टार रिसोर्ट में माननीय मंत्री साहब ईश्वर साहब ने सिंगरेनी ऑफिशियल के साथ एक रिव्यू मीटिंग लगाया और रिव्यू मीटिंग में खाली टीआरएस पार्टी का एमपीज और एमएलएस को बुलाए। हमारे ये सिंगरेनी कोल बेल्ट एरिया में जो हमारे क्षेत्र आता है, वो क्षेत्र के अंदर हमारे सिंगरेनी कॉलेज वर्कर्स और हमारे सिंगरेनी में जिन जिन लोगों को ज़मीन गए हैं, खेती बाड़ी गए हैं, रोजगारी चले गए हैं, उन लोगों के वास्ते बात करने के लिए मौका नहीं देना बोल के हमें नहीं बुलाया गया। किसी आदमी के ऊपर गुस्सा रह सकते, मगर जो ये व्यवस्था जो हमारे इंस्टीट्यूशंस के ऊपर रेस्पेक्ट जिन लोगों नहीं देते, उन लोगों का हिसाब किताब करना हमारा फर्ज बनता है। वही फर्ज से हम कल भी हम जाएंगे। बीजेपी के रियासती सदर डॉक्टर के लक्ष्मण ने कहा है कि रियासत में दूसरी मर्तबा टीआरएस की कामयाबी के बाद चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की मकबूलियत का ग्राफ तेजी के साथ गिर रहा है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि एक तरफ तेलंगाना में चीफ मिनिस्टर का ग्राफ गिर रहा है तो दूसरी तरफ बीजेपी और नरेंद्र मोदी के ग्राफ में तेजी से इजाफा हो रहा है। हुजूरनगर ज़मनी इंतखाब के नताइज बीजेपी पर असर अंदाज होने वाले नहीं हैं। अनकरीब मुनक़िद होने वाले बल्दी इंतखाबात में बीजेपी की क्या ताकत है, हम उसको साबित करके दिखाएंगे। लक्ष्मण ने कहा कि टीआरएस हुकूमत पर बदउनवानियों के इल्ज़ामात में इजाफा हुआ है। साबिक़ में चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की हिमायत करने वाले सरकारी मुलाजिमीन और वर्कर्स आज उनसे दूर हो रहे हैं। इंतखाबी वादों को अमल करने में हुकूमत नाकाम साबित हो रही है। उन्होंने कहा कि ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ये इंतखाबात बीजेपी के लिए रेफरेंडम साबित होंगे और हम उसे रेफरेंडम तस्वुर करेंगे। उन्होंने चीफ मिनिस्टर को चैलेंज किया कि अगर उनमें हिम्मत हो तो वो जीएचएमसी की मियाद ख़त्म होने के फौरी बाद इंतखाबात करवाए। लक्ष्मण ने कहा कि आरटीसी के खाली जगहों पर पेट्रोल पंप कायम करने की इजाज़त देने के मसले पर वो मरकज़ी वज़ीर पेट्रोलियम धर्मेंद्र प्रसाद से मुलाकात करेंगे। उन्होंने कहा कि उन्होंने हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया कि वो 1 लाख करोड़ रुपए मालिया से मुतालिक मुख्तलिफ कामों के जियोज़ को राजदारी में रखा है। बीजेपी सदर ने मरकज़ी वज़रा की जानिब से रियासत की टीआरएस हुकूमत की कारकर्दगी पर की जाने वाली सताइश की वजाहत करते हुए कहा कि ये दोनों हुकूमतों के ताल्लुकात का मसला है। मरकज़ी वज़रा का रियासतों के चीफ मिनिस्टर से मुलाकात करना एक रिवायत है। वज़ीर ज़राअत निरंजन रेड्डी ने ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो 15 दिसंबर तक 2 लाख मीट्रिक टन यूरिया को मार्केट के बफर स्टॉक में महफूज करें। उन्होंने रईतु बीमा स्कीम के तहत मुतवफ़ी किसानों के खानदानों में अंदरूने 10 यौम बीमा की रकम अदा करने LIC के ओहदेदारों को हिदायत दी। वज़ीर ज़राअत ने आज आला ओहदेदारों के साथ किसानों की फलाह बहबूद पर शुरू किए गए प्रोग्राम्स और स्कीमात की अमलवारी का जायज़ा लिया। इस मौके पर वज़ीर ज़राअत ने ओहदेदारों से सब्सिडी के बीज और खाद की सरबराही की तफसीलात से वाक़फियत हासिल की। उन्होंने कहा कि तिल की फसल की हौसला अफजाई करने के लिए सब्सिडी पर किसानों को तिल के बीज सरबराह किए जाएं।
मूंगफली के बीज को स्टॉक में रखा जाए। रियासत में कई आबपाशी प्रोजेक्ट्स और तालाब लबरेज हैं। काश्त के लिए रियासत में खातिरख्वाह पानी मौजूद है और इस मरतबा रियासत भर में ज़्यादा से ज़्यादा काश्त होने के इम्कानात है, इसलिए पहले से ही एक हिकमत अमली के तहत बीज और खाद की सरबराही के इक़दाम किए जाएँ। ज़िले विकाराबाद के अनंतगिरी हिल्स को ऊटी के तर्ज पर तरक्की दी जाएगी। वज़ीर सयाहत श्रीनिवास गौड़, वज़ीर तालीम सबीता इंदिरा रेड्डी के अलावा मकामी अरकान असम्बली के साथ इस मकाम का दौरा किया गया। उसके बाद मीडिया से बात करते हुए वज़ीर सयाहत श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि अनंतगिरी हिल्स को ऊटी के तर्ज पर तरक्की दी जाएगी। उन्होंने बताया कि अनंतगिरी की हवा लाखों मर्ज की दवा है। इसी को नज़र में रखते हुए वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने फैसला किया है कि इस इलाके को सयाहती मकामात पर तरक्की दी जाए। वज़ीर ने बताया कि इस मकाम पर 3 सयाहती मकामात बनाए जाएंगे। मंदिर टूरिज़म, वेलनेस टूरिज़म और एडवेंचर टूरिज़म मकाम बनाया जाएगा। हैदराबाद के करीब ये सयाहती मकामात पर बड़ी तादाद में सयाहों की आमद होगी। इस मौके पर वज़ीर सबीता इंदिरा रेड्डी ने इस मकाम को तरक्की देने का फैसला किया है और कहा है कि ये इस पर आखिरी फैसला काबिना लेगी। इस इलाके की तरक्की के बाद यहाँ के दही इलाकों को भी तरक्की दी जाएगी। तेलंगाना तेलुगु देशम के पॉलिट ब्यूरो रुकन चंद्रशेखर रेड्डी ने कहा कि बैनुल अक़वामी शहर हैदराबाद अब अपनी साख खोता जा रहा है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में किसी भी बैनुल अक़वामी तकरीब के लिए हैदराबाद पहली तरजीह दी जाती थी, लेकिन दुनिया सिर्फ प्रगति भवन तक महदूद हो गई है। बदकिस्मती है कि इस साल का बैनुल अक़वामी चिल्ड्रन फिल्म फेस्टिवल हैदराबाद में मुनक़िद नहीं हो रहा है। टीआरएस हुकूमत में हैदराबाद में कोई बैनुल अक़वामी प्रोग्राम मुनक़िद नहीं हुआ है। 14 नवंबर को यौम अतफ़ाल के मौके पर बच्चों को किस तरह का पैगाम दिया जा रहा है। टीआरएस हुकूमत का सिर्फ एक ही प्रोग्राम बना हुआ है, वो है अपोजिशन के अरकान असम्बली को ख़रीदने का। अजीम तर बल्दिया हैदराबाद में जारी प्रोजेक्ट्स के कामों में तेज़ी पैदा की जाएगी। इन कामों के लिए 2500 करोड़ का कर्ज लिया जाएगा। इस सिलसिले में हुकूमत को तजवीज़ रवाना कर दी गई हैं। बल्दिया कमिश्नर लोकेश कुमार ने कहा कि मौसम बरसात ख़त्म हो चुका है। आइंदा 15 से 20 दिनों के अंदर सड़कों की मरम्मत का काम मुकम्मल हो जाएगा। इसके बाद आवाम से मौसूल होने वाली शिकायत की यकसुई की जाएगी। उन्होंने कहा कि ट्रैफिक के बहाव को आसान बनाने के लिए मतरूक सड़कों को इस्तेमाल में लाने के कामों का आगाज़ होगा। फरवरी मार्च तक मतरूका सड़कों को इस्तेमाल में लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि बल्दिया हुदूद में 49,000 मकानात मुकम्मल हो गए हैं। मुस्तहिक अफराद की निशानदही का अमल जारी है और जनवरी और फरवरी में 9,800 डबल बेडरूम मकानात अवाम में तकसीम किए जाएंगे। సాటర్డే సండే వచ్చిన ఇప్పుడు వాడు బ్యాంక్ సెక్యూరిటీ డిపాజిట్ పే చేయాలి. సో ఈ బికాస్ ఆఫ్ హాలిడేస్ వచ్చిన వల్ల దే కుడ్ నాట్ సెక్యూర్ ది ఏమంటారు దాన్ని టెండర్ ఇదంటారు డీడీస్ చేసుకోలేకపోయారు. సమ్ 2-3 కంపెనీస్, మిగతా వాళ్ళు చేసుకున్నారు. సో వాళ్ళు రిక్వెస్ట్ మేడ్గా బికాస్ ఆఫ్ ఈ వర్కింగ్ డేస్ ఉంటున్నాయి కాబట్టి సో 15th వరకు ఎక్స్టెండ్ చేశారు. లేదంటే మండే, సాటర్డే, సండే ఆల్మోస్ట్ మండే కూడా హాలిడే ఉండేది, ట్యూస్డే కూడా ఇక్కడ కొంత హాలిడే ఉండదు కాబట్టి 4 రోజు ఉంది. అది మళ్ళీ లార్జ్ మానిటర్ టర్మ్స్లో కూడా చూస్తే కొంత పెద్ద అమౌంటే. సో అది బ్యాంక్ గ్యారెంటీనే ఇవ్వాలి కాబట్టి దానికి ఎక్స్టెండ్ చేశాం అన్నమాట. అది వాళ్ళు తీసుకొని అప్లోడ్ చేస్తేనే తీసుకుంటుంది. ఆ బీజీ లేకుండా అది అప్లోడ్ చేయలేరు. మేము అనుకున్నాము తర్వాత ఓపెన్ టెక్నికల్ ఎవాల్యుయేషన్ టైంలో బీజీ తీసుకోవచ్చా అంటే ఇది ఈ టెండరింగ్ కాబట్టి ఆ బ్యాంక్ గ్యారంటీ हैदराबाद के मशहूर शूटर आबिद अली खान ने दोहा क़तर में मुनक़िद 14th एशियन चैम्पियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। वो जुमेरात के रोज़ हैदराबाद लौटेंगे। आबिद अली खान क्यूरवेल हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर शाहिद अली खान के पोतरे हैं और सियासत उर्दू डेली के बानी जनाब आबिद अली खान मरहूम के पड़पोते हैं। उनके वालिद डॉक्टर साबिर अली खान भी नेशनल शूटर रह चुके हैं। आबिद अली खान की इस कामयाबी के बारे में INN चैनल के ब्यूरो चीफ हबीब अली जिलानी ने डॉक्टर साबिर अली खान से ख़ास बातचीत की। हैदराबाद ने हर दौर में अपना एक मुकाम हासिल किया है और मुनफरिद मुकाम के हामिल रहा है। इसी तरह इस वक्त हैदराबाद के उभरते हुए सितारे, नौनिहाल, नौजवान और एक ऐसे ख़ानदान के चश्मचराग जो हैदराबाद की अदब और तहजीब। साबिर साहब, आपके साहिबजादे
हैदराबाद कब पहुंच रहे हैं और उन्होंने कौन से इवेंट में वहाँ पे हिस्सा लिया है? ये कल सुबह 9 बजे की फ़्लाइट से आ रहे हैं, एयर इंडिया की फ़्लाइट से। अभी क़तर में जो हुई थी 14th एशियन शूटिंग चैम्पियनशिप, उसमें टीम गोल्ड है, आबिद को, इंडियन टीम को गोल्ड मेडल है और आबिद का इंडिविजुअल ब्रॉन्ज मेडल है। और रिसेंटली जुलाई में ये वर्ल्ड कप भी खेल के आए हैं जर्मनी में। अभी साहब ये बताइए, इनको जो है जो इतना इंकरेजमेंट शूटिंग में पर्टिकुलर जो मिला है उसका रीज़न क्या है? ये एक्चुअली मैं भी नेशनल लेवल शूटर हूँ, 10-12 साल से शूटिंग कर रहा हूँ मैं। और साबिक़ा बिग बोर इंडियन टीम में रह चुका हूँ 2013-14 में। घर में शूटिंग का माहौल देख के उनको शौक़ उठा और ऐसा शौक़ है, बहुत बेहतरीन तरीके से करा बच्चा है शुरू से। डेब्यू मैच में मेडल से स्टार्ट करा है। वेरी फर्स्ट मैच जो था इसका स्टेट मीट से मेडल लिया, फिर प्री नेशनल्स में मेडल लिया, फिर नेशनल्स में कई मेडल्स हैं इसके, फिर आपके सिंगापुर के एक वक़ाफ़ और हुकूमत आंध्र प्रदेश ने बाहमी मंजूरी के ज़रिए कई बिलियन डॉलर के मुजव्वज़ा अमरावती प्रोजेक्ट को मनसूख कर दिया है। एक सीनियर वज़ीर ने वाज़ेह किया है कि प्रोजेक्ट की मनसूखी से हिंदुस्तान में सरमायाकारी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। दारुल हुकूमत अमरावती की तामीर पर इब्तिदा में 15 बिलियन सिंगापुर डॉलर का तखमीना लगाया गया था, जो रियासत के उस वक्त के चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू के जहन की इख्तिरा थी, जो मई में मुनक़िदा इंतखाबात में इख्तिदार से महरूम हो गए। सिंगापुर की वजारत तिजारत व सनतों ने मंगल को कहा कि यह फैसला रियासत आंध्र प्रदेश और सिंगापुर के विफाक के दरमियान बाहमी मंजूरी की बुनियाद पर लिया गया। चीफ मिनिस्टर वाई जगन मोहन रेड्डी की जानिब से पीर को अमरावती कैपिटल सिटी स्टार्टअप एरिया प्रोजेक्ट शुरू करने से मुतालिक ऐलान के फैसले के दरमियान अमरावती प्रोजेक्ट की मनसूखी का फैसला सामने आया। कंपनी की वेबसाइट के मुताबिक अमरावती प्रोजेक्ट की तामीर की मनसूबाबंदी में सिंगापुर के स्वरबाना जोरोंग नामवर कंसल्टेंट थे। दारुल हुकूमत की तामीर के लिए तकरीबन 7000 स्क्वायर किलोमीटर के अहाते का मंसूबा बनाया गया था। स्टैंड सेम्सकाप कंसोर्शियम को इस वक्त की हुकूमत आंध्र प्रदेश ने 2017 में मुकर्रर किया था, ताकि रियासत के मुजव्वज़ा नए दारुल हुकूमत के लिए 6.84 स्क्वायर किलोमीटर के स्टार्टअप इलाके को तरक्की दी जा सके। तिजारती ताल्लुकात को ममलिकती वजीर एस ईश्वरन ने बताया कि हुकूमत आंध्र प्रदेश ने प्रोजेक्ट पर अमलावरी न करने का फैसला किया है। सिंगापुर के कंसोर्शियम में शामिल कंपनियों ने कहा कि अमरावती प्रोजेक्ट की मनसूखी से हिंदुस्तान में सरमायाकारी से मुतालिक उनके मंसूबे गैर मुतासिर रहेंगे और सिंगापुर की कंपनियां हुनूज आंध्र प्रदेश में मवाक़ों में दिलचस्पी रखती हैं। साबिक़ा तेलुगु देशम हुकूमत ने रियल स्टेट का एक बड़ा प्रोजेक्ट शुरू किया था, जो अवामी खानगी शराकत के साथ रूबे अमल लाया जा रहा था। मुल्क में मॉब लिंचिंग के बढ़ते वाक़यात के दरमियान बिहार में मॉब लिंचिंग अब मामूल की बात बन गई है। 11 नवंबर की बात है जब कटिहार में मवेशी ताजिर मोहम्मद जमाल से रंगदारी के नाम पर कुछ शरपसंदों ने पैसे मांगे और इनकार करने पर उसे पीट कर हलाक कर दिया। और अब पटना में मॉब लिंचिंग का दर्दनाक वाक़या सामने आया है। बिहार की राजधानी पटना में डीजल चोरी करने के इल्ज़ाम में भीड़ के जरिए एक शख्स को पीट कर हलाक किए जाने की बात सामने आई है। खबरों के मुताबिक नौजवान सड़क के किनारे खड़ी एक गाड़ी से डीजल चुरा रहा था। जब लोगों ने उसे ऐसा करते हुए देखा तो कुछ लोगों ने उसको पकड़कर पीटना शुरू कर दिया और उस अंधाधुंध पिटाई की वजह से मुलजिम चोर को शदीद चोटें आईं। वाक़या राजधानी पटना के फुतुहा थाने इलाके वाक़े नेका रोड का है, जहां रोज़ाना सड़क के किनारे काफ़ी सारे ट्रक और बड़ी गाड़ियां खड़ी होती हैं। मंगल की देर रात भी कई गाड़ियां सड़क के किनारे लगी हुई थी, जब एक शख्स को किसी गाड़ी से डीजल चुराते हुए देखा गया। वहां मौजूद लोगों ने इस शख्स को रंगे हाथों पकड़ लिया और फिर बगैर कुछ कहे सुने पिटाई शुरू कर दी। भीड़ की इस पिटाई से चोर नीम मुर्दा होकर ज़मीन पर गिर गया। नौजवान को मरता हुआ देखकर भीड़ वहां से फरार हो गई। जब वाक़े की इतला मकामी पुलिस को मिली तो वो फ़ौरन पहुंची और ज़ख्मी चोर को अस्पताल में दाखिल कराया, लेकिन खबरों के मुताबिक जख्मों की ताब ना लाने की वजह से चोर की मौत रास्ते में ही हो गई। पुलिस ने बताया कि जब वो जाए वक़्फ़ पर पहुंचे तो नौजवान खून से लथपथ मुर्दा हालत में पड़ा हुआ था। नौजवान की सांसें चल रही थी, इसलिए फौरी तौर पर अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर ने उसे मुर्दा करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटका के 17 बागी मेंबरान असम्बली को नाअहल करार दिए जाने वाले फैसले को चाशुम्बे को जायज़ ठहराया,
लेकिन उन्हें असेंबली के ज़मीनी इंतखाबात लड़ने की इजाज़त दे दी। जस्टिस NV रमन की सदारत वाली 3 रुकनी बेंच ने बागी मेंबरान असेंबली की दरखास्तों की समाअत करते हुए कहा कि उस वक्त असेंबली के स्पीकर के रमेश कुमार की तरफ से बागी मेंबरान असेंबली को नाअहल ठहराने का फैसला दुरुस्त था। अदालत ने वाजे किया कि पूरी मुद्दत के लिए नाअहल ठहराने का स्पीकर का फैसला मुनासिब नहीं था। अदालत ने बागी मेंबरान असेंबली को असेंबली ज़मीनी इंतखाबात लड़ने की इजाज़त दे दी। अदालत ने इस मामले में गुज़िश्ता 25 अक्टूबर को फैसला महफूज रख लिया था। कर्नाटक के 17 बागी मेंबरान असेंबली को सुप्रीम कोर्ट ने भी नाअहल ही करार दिया है, लेकिन उनके इंतखाब लड़ने पर लगी रोक हटा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने चारशंबे को दिए फैसले में मेंबरान असेंबली को नाअहल करार देने की कर्नाटक असेंबली के साबिक स्पीकर के फैसले को बरकरार रखा, लेकिन असेंबली की मुद्दत मुकम्मल होने तक उनके इंतखाब लड़ने पर लगी पाबंदी हटा दी। अब ये 17 मेंबर असेंबली 5 दिसंबर को होने वाले ज़मीनी इंतखाब लड़ सकते हैं। कर्नाटक में इन 17 में से 15 सीटों पर 5 दिसंबर को ज़मीनी इंतखाब होने हैं। बाकी 2 असेंबली सीटें मस्की और राजा राजेश्वरी से मुंसलिक अर्जियां कर्नाटक हाईकोर्ट में ज़ेर इल्तिमा हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से कर्नाटक में हुक्मरान बीजेपी की टेंशन ज़रूर बढ़ गई है। इसी टेंशन से निपटने के कवायद में वज़ीर आला BS येदियुरप्पा ने आनन फानन में ऐलान कर दिया कि ये तमाम 17 अरकान असेंबली जुमेरात को बीजेपी में शामिल होंगे। इसके साथ कर्नाटक में बीजेपी का खेल भी खुलकर सामने आ गया है। गौरतलब है कि चंद माह कबल हुए ड्रामाई वाक़यात में इन मेंबरान असेंबली ने अपना रुख बदल लिया था, जिसके बाद कांग्रेस और JDS की मखलूत हुकूमत अक़लियत में आ गई थी। असेंबली में एतमाद का वोट हासिल करने में नाकाम रहने पर कुमारस्वामी हुकूमत ने इस्तीफ़ा दे दिया था। इसके बाद बीजेपी ने आसानी से हुकूमत बना ली। इन मेंबरान असेंबली को नाअहल करार दिए जाने के बाद 225 अरकान वाली असेंबली की तादाद 207 हो गई और अक्सरियत साबित करने के लिए 104 ही चाहिए थे, जबकि बीजेपी के पास 106 मेंबरान असेंबली की हिमायत थी, जिसमें उसके 105 और दीगर 1 अरकान था। ऐसे में उनकी हुकूमत बनने में कोई दुश्वारी पेश नहीं आई। लेकिन अब ज़मीनी इंतखाबात में 15 नशिस्तें भरने के बाद अक्सरियत की तादाद शुमार 112 हो जाएगी। ऐसे में बीजेपी को हुकूमत बचाए रखने के लिए कम से कम 6 सीटों पर अपने मेंबरान असेंबली की जीत यकीनी करानी होगी। मेंबरान असेंबली पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद वज़ीर आला BS येदियुरप्पा ने कहा था कि शाम तक इंतजार करें, और शाम होते होते उन्होंने ऐलान कर दिया कि तमाम नाअहल 17 मेंबरान असेंबली जुमेरात को बीजेपी में शामिल होंगे। यहाँ गौरतलब है कि जिन 15 सीटों पर ज़मीनी इंतखाब हो रहे हैं, फिलहाल उनमें से 3 सीटों पर JDS और 12 पर कांग्रेस के उम्मीदवार जीते थे, यानी उन सीटों पर JDS और कांग्रेस की मजबूत गिरफ्त है। ऐसे में इनमें से कम 7 नशिस्तें जीतना बीजेपी के लिए टेढ़ी खीर साबित होगी। महाराष्ट्र में हुकूमत बनाने को लेकर कांग्रेस और NCP के बीच होने वाला इजलास रद्द कर दिया गया है। दोनों ही पार्टियों की तरफ से इजलास रद्द करने की वजह नहीं बताई गई है। इस इजलास में कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के पॉइंट्स पर गौर किया जाना था। चारशंबे को ही इसके लिए दोनों पार्टियों के 5-5 कायदीन पर मुश्तमिल एक कमेटी बनाई गई थी। इस कमेटी में शामिल कांग्रेस कायदीन ने अस्पताल जाकर शिवसेना कायद संजय रावत से मुलाकात की थी। बाद में इन कायदीन से मिलने शिवसेना सुप्रीमो उद्धव ठाकरे होटल ट्राइडेंट पहुंचे थे। इजलास के बाद उद्धव ने कहा कि आज हमने बातचीत की शुरुआत की है, बातचीत सही सिमत में है, वक्त आने पर तश्कील हुकूमत पर हम फैसला लेंगे। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाने के लिए कांग्रेस की तरफ से बनाई गई कमेटी में साबिक वज़ीर आला अशोक चौहान, पृथ्वीराज चौहान, मानिकराव ठाकरे, बाला साहेब थोराट और विजय वादेतवर शामिल हैं। वहीं NCP की तरफ से जयंत पटेल, अजीत पवार, छगन भुजबल, धनंजय मुंडे और नवाब मलिक शामिल हैं। नाज़रीन, आखिर में एक बार फिर से नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। RTC की एक और मुलाजिम की खुदकुशी, हड़ताल 40वें दिन में दाखिल, खत्म होने के कोई आसार नहीं। सिंगापुर कंसोर्शियम ने अमरावती प्रोजेक्ट को किया मंसूख, हिंदुस्तान में सरमायाकारी के मंसूबे गैर मुतासिर रहने का दावा। बिहार में मॉब लिंचिंग का सिलसिला जारी, डीजल चोरी के इल्जाम में एक शख्स को पीट कर सरेआम कत्ल कर दिया गया। कर्नाटक के बागी मेंबरान असेंबली को नाअहल ठहराए जाने का फैसला जायज, सुप्रीम कोर्ट का फैसला। और महाराष्ट्र में सदर राज नाफिज होने के बाद गरमाई सियासत, शिवसेना, कांग्रेस और NCP ने नई हुकूमत बनाने की कोशिशें की तेज। नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।